कांटों की काश्त। दिसंबर की एक सर्द रात में मैं और जैन लकड़ी के बेंच पर बैठे काफी पी रहे थे। चांद मध्यम रोशनी के साथ आसमान पर झक रहा था और जैन की आंखों में दुख का साया साफ नजर आ रहा था। मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा, जैन, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। जैन ने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जो बरसों का दुख अपने साथ लाई हो। इसकी आवाज कांप रही थी जब उसने बोलना शुरू किया, तैमूर, हम कभी एक मुकम्मल और खुश खानदान थे। 2 भाई, 3 बहनें और हमारे वालिदैन, जिनकी मोहब्बत ने हर शय को खूबसूरत बना दिया था। हम दरमियाने तबके के लोग थे, लेकिन हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। 1982 में मेरे भाई की शादी के दिन खुशियां हमारे घर के हर कोने में जगमगा रही थीं। मेरी माँ, जो सादगी और मोहब्बत की मिसाल थीं, अपनी बहू सीमीन को खुश आमदीद कहने में कोई कसर न छोड़ते। वो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थीं। मेरे वालिद, जो ज्यादा मालदार नहीं थे, हमेशा खुले दिल से देते थे। इन दोनों ने अपनी महदूद माली हैसियत के बावजूद कोई कमी न छोड़ी। शुरू में सीमीन बहुत नेक और शफीक लगती थी। मेरी माँ, जो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थीं, इस पर दिल ओ जान से मेहरबान थीं। जब भी कोई चूड़ियां बेचने वाली औरत आती, माँ फौरन उसके पास जाती और सीमीन के लिए चूड़ियां खरीद लेती, कहती थीं, नई दुल्हन को चूड़ियां पहननी चाहिए। जब सीमीन हामिला हुई तो माँ ने अपने आराम की परवाह किए बगैर उसके लिए मक़ौवी ग़िज़ाएं खरीदें। उन्होंने इसे कभी घर के काम का बोझ नहीं उठाने दिया और अपनी बेटियों को ज्यादातर काम करने को कहा। अल्लाह ने मेरे भाई और सीमीन को 4 बच्चों से नवाजा, 2 बेटे और 2 बेटियां। लेकिन वक्त के साथ इसकी रोशन मुस्कराहट मध्यम पड़ने लगी और उसकी नागवारी जहर की तरह हमारे खानदान में फैलने लगी। वो अलग रहने की बातें करने लगी, कह रही थी कि मुश्तरका खानदान में जिंदगी बोझ बन जाती है और वो आज़ादी चाहती है। एक दिन जब मैं उनके कमरे के पास से गुजर रहा था, मैंने सीमीन को अपने भाई से तलखी से शिकायत करते सुना। इसके अल्फाज तेज थे, हर एक ने हमारे खानदान के नाजुक ताने बाने को काट दिया। वो कह रही थी, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, किसी पाबंदी के बगैर। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से क्यों नहीं गुजार सकते? मेरा भाई, जो हमेशा हमारी माँ का वफादार रहा, इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रही। मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की, पूछा, अब कुछ कहती क्यों नहीं? अब खामोश क्यों रहती हैं जब वो आपकी बेइज्जती करती है और आपको दुख देती है? मेरी माँ, जिनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, ने जवाब दिया, मैं अपने बेटे को शिकायतें क्यों सुनाऊं? वो काम से थका हारा घर आता है। माँ का फर्ज है कि वो इसका बोझ हल्का करे, न कि इसमें इजाफा करे। उनके अल्फाज ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। वो हर तौहीन को खामोशी से सहती रहें, अपने बेटे को बचाते हुए, हालांकि उनका दिल टूट रहा था। सीमीन ने अपने बच्चों को हमारे खिलाफ भड़काया, लेकिन बच्चे अपनी मासूमियत में हमसे पूछते, उम्मी कहती हैं कि अब सब बुरे लोग हैं, लेकिन अब तो इतने अच्छे हैं। वो ऐसा क्यों कहती हैं? मेरी माँ सब्र से उन्हें समझाने की कोशिश करती, लेकिन सीमीन आ जाती, ऐसे जाहिर करती जैसे इसने कुछ नहीं किया। बच्चे इसके दोहरे चेहरे को देखने लगे थे। साल गुजरते गए और जिंदगी ने हमें बखेर दिया। मेरी बहनें शादी के बाद कनाडा चली गईं और हम बाकी अफराद अपनी जिंदगी के टुकड़ों को संभालने की कोशिश करते रहे। सीमीनी की नागवारी एक सियासाए की तरह बढ़ती रही, हर किसी को अपनी गहराई में खींचती रही। वो दूसरों के लिए दिए गए पैसे खुद पर खर्च कर लेती और झूठ बोलती और छोटी छोटी खुशियों को तनाज़ों में बदल देती। हमारे वालिदैन, जो हमारे खानदान के सतून थे, सब कुछ सहते सहते टूटने लगे। वो इस दुनिया से चले गए, अपने दिलों में अपने बेटे की फिक्र लिए हुए। उनके जाने के बाद वो घर जो कभी पनागा था, खाली महसूस होने लगा। पिछली गर्मियों में मैं अपने भाई के घर गया। वो जगह अब वो नहीं रही थी जो कभी हुआ करती थी। हुआ में तनाव भरा हुआ था। इसके बेटे, जो अब जवान हो चुके थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। इसकी बेटियां भी दूर और नाराज लग रही थीं। सीमीन मेरे सामने बैठी थी, इसके चेहरे पर तलखी की लकीर खिंची हुई थी जो सालों की काश्त थी। वो बोली, इसकी आवाज खोखली थी,
میرے بچے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، وہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، وہ ہمیں والدین کی طرح عزت بھی نہیں دیتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا، شاید ایک احساس۔ وہ خاموش ہو گئی، گہری سوچ میں ڈوبی۔ پھر جیسے اپنے اب سے بات کر رہی ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میرے زندگی کے کانٹے وہ کانٹے ہیں جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بوئے ہیں۔ اس کے الفاظ ہوا میں معلق رہے، اپنے اندر پوری زندگی کے فیصلوں کا بوجھ لیے ہوئے۔ میں وہاں بیٹھا رہا، کچھ کہنے کے قابل نہ تھا۔ میرا دل اس کے لیے اور اس کے انجام کے لیے دکھ رہا تھا۔ زین کی آواز کانپ رہی تھی جب اس نے اپنی کہانی ختم کی۔ اس کی کافی کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تیمور، اس نے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، اس نے کانٹے بوئے اور اب اسے صرف کانٹے ہی ملے ہیں۔ رات اور زیادہ تاریک ہو گئی تھی، سردی اور زیادہ گہری۔ میں نے زین کی طرف دیکھا، لیکن اس کے دکھ کو کم کرنے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہ تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ کچھ درد اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انہیں الفاظ سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ کہانی کا سبق: اگر ہم کانٹے بوتے ہیں تو ہمیں کانٹے ہی ملیں گے، لیکن اگر ہم پھول بوتے ہیں تو ہم خوشبو اور خوبصورتی سے گھرے رہیں گے۔